वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लाज्मोलिसिस के बारे में। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मोलिसिस। लास्ट वीडियो के अंदर हम इम्बाइबिशन के बारे में, वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम प्लाज्मोलिसिस की बात करें, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है ये, बहुत बार जो है शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। तो जो प्लाज्मोलिसिस होता है, व्हेन अ प्लांट सेल इज इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी प्लांट सेल को हम एक सॉल्यूशन के अंदर जब इमर्स करते हैं, विच हैज अ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जिसके अंदर हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है, देन द सेल सेप एंड प्रोटोप्लाज्म क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है प्लाज्मोलिसिस, ये है डीप्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे ये हमने सेल ली है एंड सेल को एक सॉल्यूशन के अंदर इमर्स किया है। एंड ये सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है इसकी। ये सारी टर्म्स जो है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और इसके अलावा सेल सैप क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये हम अलग वीडियो में, एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन का यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर सेल को, एक प्लांट सेल को इमर्स कर दिया है, उसके अंदर रख दिया है। तब इसके बाद क्या होगा, जो सेल सेप है एंड प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी जो सेल है, ये लाइक ये सेल है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुई, वाटर जो है वो बाहर निकल गया है। वाटर बाहर निकल गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है, छोटा साइज हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर थी, तो वो सोल्यूट्स अंदर आने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से पानी बाहर निकल जाएगा। डिप्लाज्मोलिसिस के अंदर क्या होता है, डिप्लाज्मोलिसिस के अंदर अगेन अगर इसको एक सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है, इस प्लाज्मोलाइज सेल को, तो अगेन ये क्या करेगा, ये अब क्या करेगा, इसके जो भी इसको, इसके अंदर जो भी हाई कंसंट्रेशन है सोल्यूट्स की, वो बाहर निकलेगी और पानी इसके अंदर जाएगा। तो ये सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जब कोई भी प्लांट सेल को सॉल्यूशन के अंदर इमर्स किया जाता है एंड ये सॉल्यूशन जो है हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन के साथ होता है, तब सेल सेप और प्रोटोप्लाज्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो प्लाज्मोलिसिस के अंदर क्या होगा, दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय माउंटिंग अ पीस ऑफ स्पाइरोगायरा फिलामेंट। ठीक है, स्पाइरोगायरा गायरा फिलामेंट के, अगर हम एक फिलामेंट ले और उसको माउंटिंग करके हम इसको इजीली देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। और एपिडर्मल टिश्यूज इन स्ट्रॉन्ग सुगर सॉल्यूशन, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें इसको, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सेल डिक्रीज। ठीक है, सबसे पहले ये नॉर्मल सेल है, ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये इसके बाहर इसकी सेल वॉल है, तो ये सेल हो गई। सबसे पहले यहाँ पे सेल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें, ये सेल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई ड्यू टू एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सैप वैक्यूल, क्योंकि ये जो अंदर सैप वैक्यूल है वो वाटर को बाहर की तरफ भेज रहा है। तो वाटर की एग्जिट होगी तो ये सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ना स्टार्ट कर जाएगी। नाउ द प्रोटोप्लाज्म श्रिंक्स। अब इसके बाद ये प्रोटोप्लाज्म भी क्या कर गया है, श्रिंक कर गया है एंड पुल्स इट अवे फ्रॉम द सेल वॉल। और ये जो है सेल वॉल थी, ये वाली सेल वॉल थी, सेल वॉल से इसने क्या किया, इसको दूर भेज दिया है। ठीक है, सेल वॉल से ही ये बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे सिकुड़ गया है। इट लीव्स अ गैप बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया यहाँ पे, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया है। दिस श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। एंड इसको ही, अब ये जो है ये और भी ज्यादा सिकुड़ गई यहाँ पे, प्लाज्मोलाइज सेल जिसको हम बोलेंगे, और स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो इसको हम क्या देखा, सबसे पहले हमने ये जो है नॉर्मल सेल ली, नॉर्मल सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है उसके अंदर रख दिया। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका वाटर बाहर की तरफ निकलने लग गया एंड इसने सेल वॉल को के बीच में और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है।
सेल वॉल और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई एंड फाइनली ये प्लाज्मोलाइज्ड हो गई एंड यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। तो जो प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज है फ्रॉम द सेल वॉल, इसको ही प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। व्हेन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल, अब ये जो सिकुड़ी हुई प्लाज्मोलाइज्ड सेल थी, अगर इसको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपो मींस कम, ठीक है, हाइपो मींस कम, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कैसी होगी, कम होगी। हाँ, लो कंसंट्रेशन का ये होगा। लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इसको दोबारा से रख देंगे तो प्रोटोप्लाज्म रिगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड प्रोसेस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाहर की तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर लाइक प्लाज्मोलाइज सेल जब हो गई थी, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा था, तो इसके अंदर हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन आ गई थी, ठीक है, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन आ गई थी, बाहर वाटर बाहर निकल गया था। तो अब ये हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या करेगी, बाहर की तरफ जाएगी, वाटर अंदर की तरफ आएगा। तो क्योंकि हर एक सेल क्या करेगी, इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगी, तो इस वे में यहाँ पे ये सेल अगेन कैसी हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है और इसको हम डीप्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अब ये अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखें, यहाँ पे पार्शली टर्जिड सेल, प्लांट सेल लिए, ठीक है, पार्शली टर्जिड है ये। अब ए और बी, यहाँ पे ये इसकी सेलुलोज वॉल हो गई, ये इसका प्रोटोप्लास्ट हो गया। अब ए और बी को अगर हम देखें, ए के अंदर सेल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल सॉल्यूशन, सेल को एक एक्सटर्नल सॉल्यूशन के अंदर प्लेस किया गया, वो जो सोल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर देन द सेल सैप, यानी इस सेल सैप की कंसंट्रेशन कम है और बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा गया एंड इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर देन द सेल सैप, यहाँ पे इसकी सोल्यूट कंसंट्रेशन कैसी होगी, लोअर होगी, उल्टा बता दिया मैंने, इसकी सोल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पे लोअर होगी एंड यहाँ पे हाई होगी, ठीक है, सेल के अंदर हाई होगी एंड बाहर कैसी होगी, लो होगी। लो क्यों होगी, क्योंकि हमने सॉल्यूशन कैसा लिया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे वाटर एंटर्स विकोस बाय ऑस्मोसिस, वाटर जो है वो अंदर की तरफ एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तो जो है ये सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर आएंगे एंड वाटर जो है वो अंदर आना स्टार्ट करेगा। प्रोटोप्लास्ट एक्सपेंड्स एंड टर्जिडिटी इंक्रीज, प्रोटोप्लास्ट एक्सपेंड करेगा और टर्जिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड फाइनली सेल जो है वो फुल्ली टर्जिड हो जाएगी, ठीक है, सेल कैसी हो जाएगी, फुल्ली टर्जिड हो जाएगी। सेकेंड में क्या किया, यहाँ पे सेल को प्लेस किया एक्सटर्नल सॉल्यूशन हुज सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर देन द सेल सैप। अब सेल सैप की कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है, वो कम है और बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया गया। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, बाहर की तरफ सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, तो वो क्या करेगी, अंदर की तरफ आएगी, वाटर जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, वाटर जो है लीव्स बाय ऑस्मोसिस एंड सेल श्रिंक होना स्टार्ट कर देगी, ये इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस है, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है प्लाज्मोलिसिस, तो इसको इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाएगा, टर्जिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पे सेल कैसी हो जाएगी, फुली प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। तो ये प्लाज्मोलिसिस होता है एंड ये क्या था, ये डीप्लाज्मोलिसिस था, ऊपर वाला डीप्लाज्मोलिसिस था यहाँ पे एंड ये कैसा है, ये है प्लाज्मोलिसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप, अब सेल सैप का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको एक फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, जिसको बोला जाता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है OP इज इक्वल टू CRT, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे क्या दिखाई जा रही है, O फॉर ऑस्मोसिस हो गया, यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर हम बोल सकते हैं O फॉर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, CRT वेयर C इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन at incipient plasmolysis, R is the gas constant and T is the absolute temperature, ठीक है। However, above formula is applicable only in case of non-electrolyte like sucrose, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमने ली है या फिर ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही एप्लीकेबल होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सुक्रोज हो गया, उसके ऊपर ही ये एप्लीकेबल होता है। इन अ सेल विच इज प्लाज्मोलाइज्ड टू द एक्सटेंट, ठीक है, एक सेल में जो कि प्लाज्मोलाइज्ड हुई है एक एक्सटेंट तक, दैट द प्रोटोप्लास्ट लूजेस कांटेक्ट विद द सेलुलोज वॉल, ठीक है, सेलुलोज वॉल जो होगी उसके साथ प्रोटोप्लाज्म का कांटेक्ट है वो लूज हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ यहाँ पे साई पी यानी कि प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। एंड वाटर पोटेंशियल जो है वो सोल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, सोल्यूट पोटेंशियल के यहाँ पे इक्वल होगा। एंड यहाँ पे इसके अलावा जो प्रेशर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन, अब एक्सटर्नल सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो सकता है, वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो सकता है, कैन बी डिफाइंड, कैन बी नोटिस्ड, और विच कोज द सेल जस्ट बिगिन टू प्लाज्मोलिसिस, जिसको इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है, सो दैट प्रोटोप्लास्ट जस्ट लूज द कॉन्टेक्ट विद सेल वॉल। ऐसे एंड इस कंडीशन के अंदर हमने देखा था जो वाटर पोटेंशियल है वो सोल्यूट पोटेंशियल के इक्वल आ जाती है, ठीक है, वो क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। इसके बाद प्लाज्मोलिसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इट प्रैक्टिसाइज्ड टू नो लिविंग नेचर ऑफ द सेल, सेल का लिविंग नेचर कैसा है इसको जानने के लिए प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस जो है ये की जाती है। ये हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल बाय रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर जो होते हैं, ये रूट्स हो गए, रूट्स के ये रूट हेयर्स हो गए, तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि रूट हेयर के अंदर एंड सोइल के अंदर, ये दो रेफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो सोइल के अंदर वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई है, रूट हेयर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो है एज कंपेयर टू सोइल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो है वाटर ये रूट हेयर्स के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, जैसे डीप प्लाज्मोलिसिस के अंदर होता है, रूट के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। तो इस वे में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम सोइल टू द, इट मेंटेन्स टर्जिडिटी, सेल की जो टर्जिडिटी होती है, कठोरता होती है, उसको मेंटेन करके रखता है प्लाज्मोलिसिस ऑफ द सेल, व्हिच हेल्प इन डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स, एक्सटेंशन ऑफ लीव्स एंड स्ट्रेचिंग ऑफ स्टेम एक्सेट्रा, जो कि इनमें हेल्प करता है। पेनिट्रेशन, रूट्स जब पेनिट्रेट करती है उस टाइम पे, एक्सटेंशन जब होती है लीव्स की, या फिर स्टेम की स्ट्रेचिंग होती है जब वो हिलती जुलती डुलती है, तो उस टाइम पे भी ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डिवेलपिंग टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर को भी डिवेल्प करने में हेल्प करता है, विच हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की उसको रेगुलेट करके रखता है। एंड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स इन मिमोसा पुडिका, यानी कि टचमी नोट। अब टचमी नोट के अंदर क्या होता है, जब भी उसके लीव्स को हम उसकी ब्रांच को टच करते हैं उसके लीव्स जो है वो ऐसे मुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रूप कर जाते हैं। तो किसकी वजह से होता है, वो भी प्लाज्मोलिसिस की वजह से होता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेचनिंग और पेनिट्रेशन या फिर एक्सटेंशन होता है, वैसे ही क्या होता है यहाँ पे इसकी लीफलेट्स जो है उनकी मूवमेंट्स होती है, उनकी मूवमेंट शो की जाती है प्लाज्मोलिसिस की हेल्प से। It used in preserve meat, jelly, etc. as their salting kills bacteria by plasmolysis. ठीक है, प्लाज्मोलिसिस के थ्रू साल्टिंग आउट करके बैक्टीरियाज को मारा जा सकता है, जिसकी हेल्प से मीट को या फिर जेलीज को प्रिजर्व करके रखा जाए। इट यूज्ड इन डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ठीक है, उसमें भी उसको डिटरमाइन करने में भी ये हेल्प करता है। Addition of excess of chemical fertilization to soil causes plasmolysis of the root cell which subsequently die. और अगर एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइज कर दिया जाए, सोइल के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स डाल दिए जाए, तो वो क्या करता है, प्लाज्मोलिसिस कोज करता है। प्लाज्मोलिसिस के अंदर क्या होगा, वाटर जो है वो बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा, सोल्यूट अंदर आएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी रूट सेल्स है वो किल हो जाएंगी, या फिर सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे करके वो मर जाएंगी, डाई हो जाएंगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमने इसके सिग्निफिकेंस भी देख लिए। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है,
डीप प्लाज्मोलिसिस क्या होता है एंड इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर कैसे होते हैं, कि अवेलेबल वाटर कैसे होते हैं, कौन से वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।